राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़ प्रथम वर्ष भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र का द्वितीय अध्याय पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विचारधाराएं। हमको ध्यान में है कि हमारी पृथ्वी सहित हमारे सौरमंडल में सूर्य के साथ साथ 8 ग्रह है। इस सौरमंडल का आकार तस्रीनुमा है और सूर्य उसके मध्य में स्थित है। आकार और संरचना की दृष्टि से हमारे इस सौरमंडल में ग्रहों को 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला आंतरिक ग्रह है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। दूसरे बाहरी ग्रह हैं जो इसके बाद वाले वलय में सम्मिलित होते हैं। मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इत्यादि। प्लूटो के ग्रह के दर्जे के संबंध में विभिन्न विद्वानों की अलग अलग राय है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी विद्वान कास्ते द बफन द्वारा 1749 में किया गया था। इसके बाद बफन के बाद इस क्षेत्र में अनेकों खगोलविदों ने, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में 2 मुख्य रूप से संकल्पनाएं प्रचलित है। पहला है अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरी है द्वैतवादी। अद्वैतवादी संकल्पना का अंतर्गत जो माना जाता है कि केवल एक ही तारे से, यानी एक ही जो वस्तु थी उससे ही अन्य ग्रहों का जन्म हुआ है। और द्वैतवादी में एक तारा था, दूसरा तारा उसके पास से गुजरा और उससे अन्य ग्रहों की रचना हुई। सबसे पहले यदि इस विषय के संबंध में बात करेंगे तो प्रसिद्ध भूगोलवेता जर्मन दार्शनिक प्रोफेसर कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस इसमें इंक्लूड होती है। 1755 ईस्वी में कांट ने अपनी वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित थी। शुरू में इस मत की सराहना हुई, पर बाद में इसे तर्कहीन और प्रमाणित कर दिया गया। बताया गया कि इसमें गणित के गलत नियमों का प्रयोग किया गया। और कांट महोदय की यह जो धारणा थी कि एक गर्म निहारिका थी वायव्य राशि, उस वायव्य राशि में भ्रमण के दौरान 9 अलग अलग छल्लों में 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। परंतु कांट की इस बात को, इस विचारधारा को नकार दिया गया। हालांकि इसके बाद इसी से प्रेरणा लेकर कई विद्वानों ने उसमें संशोधन करके अपनी बात प्रस्तुत की। उसमें दूसरे नंबर पर जो है महत्वपूर्ण, वो है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। नेबुलर जो हाइपोथेसिस है वो लाप्लास की है। फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने 1796 ईस्वी में यह अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में ये बात कही। कांट की कुछ गलतियों को दूर करते हुए उसमें अपनी बात को नए तरीके से इंक्लूड करके लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की। और इसमें ये माना गया कि जो निहारिका की है वो तापमान की समस्या का ठीक से हल नहीं प्रस्तुत होता है। निहारिका प्रारंभ में तो गतिशील थी, बाद में ये सिकुड़ गई और उसमें अन्य ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। यानी कुल मिलाकर इसमें भी संतोषजनक उत्तर विद्वानों को प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना आई और जेम्स जीन्स की
ज्वारीय परिकल्पना आई और इस ज्वारीय परिकल्पना को बहुत अधिक मान्यता दी। सर जेम्स जीन्स ने 1919 में जेफरीज के साथ मिलकर ये टाइडल हाइपोथेसिस हम सब के सामने रखी। उसके महत्वपूर्ण बिंदु ये थे कि सौरमंडल का निर्माण सूर्य और एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। प्रारंभ में सूर्य एक बहुत बड़ा गोला था। ब्रह्मांड में दूसरा विशालकाय तारा भी उपलब्ध था। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था और घूम रहा था। साथी तारा अपने पथ के सहारे घूम रहा था, पर वो सूर्य के निकट आया और गुरुत्वाकर्षण की वजह से सूर्य का बहुत बड़ा मेटर यानी पदार्थ वहाँ से खिसक कर दूसरी तरफ आया और यह जो इसे फिलामेंट नाम दिया। इस तारे में जो लंबाकार आकृति में जो पदार्थ था वही धीरे धीरे ग्रह बना। विभिन्न ग्रहों की रचना उसी से हुई है और वह चूँकि आँख की आकृति का था वह मेटर, ऐसी परिकल्पना की गई। इसीलिए प्रारंभ में छोटे ग्रहों का निर्माण, मध्य में बड़े ग्रहों का निर्माण और अंत में वापस छोटे ग्रहों का निर्माण। जिस तरीके से हमारी आँख की संरचना होती है, ठीक इसी तरह से यदि हम देखेंगे इसमें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल छोटे ग्रह हैं। मध्य में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद शनि, यूरेनस और नेपच्यून वापस पुनः छोटे दिखाई देते हैं। तो ये ग्रहों की रचना के संबंध में ज्वारीय परिकल्पना एक लंबे समय तक महत्वपूर्ण मानी गई। बाद में इसमें और संशोधन हुए। जेफरीज ने भी इसमें संशोधन किए और सिगार की आकृति में ग्रहों की स्थिति 2006 में हमको ध्यान में है कि विभिन्न विद्वानों ने मिलकर प्लूटो को जो ग्रह का दर्जा दिया जाता था, उस प्लूटो को ग्रह का दर्जा हटा दिया गया। कुल मिलाकर इस जो टाइडल थ्योरी थी उसके बाद इसी से अन्य विद्वानों ने और प्रेरणा लेते हुए नए नए सिद्धांत दिए, जिसमें रसेल ने द्वितारक परिकल्पना प्रस्तुत की और हॉयल और लेटिलेल का सिद्धांत इसी के संबंध में आया। ऑटो शिड की जो ज्वारीय परिकल्पना थी वह भी इसी के अंतर्गत आई और आधुनिक सिद्धांत के रूप में बिग बैंग की थ्योरी और स्फीति का सिद्धांत हम सबके सामने स्पष्ट हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार की इतनी परिकल्पनाओं के बाद पृथ्वी की आयु के संबंध में भी विद्वान एक मत नहीं हैं। धार्मिक परिकल्पनाएं बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई देती है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध जो अन्य धर्म हैं उनमें पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो बातें कही गई है, उसमें भारतीय विद्वानों ने पृथ्वी की आयु लगभग 2 करोड़ वर्ष बताई है और कई जगह पर उदाहरण मिलता है। ब्राह्मणे द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे व्यवस्थ मनवंतरे अष्टाविशंते कलियुगे कलि प्रथम चरणे। इसके आधार पर गणना करने पर पृथ्वी की आयु 1,97,2932 वर्ष बताई जाती है, परंतु वैज्ञानिक लोग इसे आज की तारीख में अटकल ही मानेंगे। कुछ विद्वानों ने अलग अलग बातें कही है, पर धार्मिक तथ्य चूँकि प्रमाण आधारित नहीं है, इसलिए हम भौगोलिक अध्ययनों में केवल इन्हें समझने के लिए या चर्चा करने के लिए ही सम्मिलित कर सकते हैं। सागर में जो लवण है उसके आधार पर भी पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं तो 80 करोड़ वर्ष के आसपास बैठती है। जो पृथ्वी पर तलछट है उसके आधार पर भी, अपरदन की जो मात्राएं हम सबके सामने हैं उसके आधार पर भी, परंतु यूरेनियम के आधार पर जो पृथ्वी की जो गणना है वह चूँकि यूरेनियम, शीशे और थोरियम और शीशे के आधार पर जो गणना है वह 2 अरब 25 करोड़ वर्ष से लेकर 4 अरब 60 करोड़ वर्ष बताई जाती है। तो कुल मिलाकर पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसके संबंध में और पृथ्वी की आयु के संबंध में जो तथ्य हमारे सामने निकल कर आते हैं उसमें, और उसके बाद जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ यदि हम देखेंगे, पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास देखेंगे तो उसमें सबसे पहले जो है आद्य महाकल्प है, उसके बाद प्री पैलियोजोइक है, फिर पैलियोजोइक है, मेसोजोइक है, सेनोजोइक है और नियोजोइक है।
तो इस तरह से महाकल्पों के आधार पर, युगों के आधार पर लगभग पृथ्वी की आयु 80 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो विभिन्न कल्पों में विभिन्न जीवों का विकास का क्रम किस प्रकार से हुआ है वह भी इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमारे सामने स्पष्ट होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की आयु के संबंध में जो चूँकि भूगोल में सीधा सीधा इनका अध्ययन नहीं किया जा सकता, तो अन्य विषय जियोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया और एस्ट्रोलॉजी हो गया, उन सब के साथ मिलकर यह कुछ विचारधाराएं थी। तो अलग अलग महाकल्पों में अलग अलग जीवों के विकास का क्रम, जिसका अध्ययन भूगर्भ शास्त्र में भी होता है, प्राणी शास्त्र में भी होता है। कल अगले अध्याय में हम पृथ्वी की आंतरिक रचना से संबंधित चर्चा करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें भूकंप विज्ञान के साक्ष्य किस प्रकार से स्पष्ट करते हैं कि सियाल, सीमा, निफे, जो हमने 12वीं की कक्षाओं में भी उनमें अध्ययन किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।